वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल साइको प्रोफेसर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ साइकोलॉजी पेपर 2022। 12 जुलाई 2022 को जो आपका पेपर हुआ साइकोलॉजी का, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं और डिटेल में। कल की वीडियो में हमने ऊपर ऊपर से देखा था कि क्या क्या आए थे, कौन कौन से सवाल आए थे, उन्हीं को अभी हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज पूछी गई, क्या क्या चीज़ें पूछी गई, उनको हम ट्राई करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उनको हम बात करेंगे, क्या क्या पूछा था, वॉज पेपर इजी और टफ। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कट ऑफ लास्ट 2 ईयर में किस प्रकार से थी और इस साल की हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये प्रेडिक्शन होगा, ये 100% नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा। ठीक है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा जब आंसर की आएगी, एंड देन रिजल्ट के बाद हमको मालूम पड़ेगा व्हाट वाज द एग्जैक्ट कट ऑफ। ठीक है, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस व्यक्ति को, ये कौन है? ये वही व्यक्ति है जो आपके साइकोलॉजी 2022 जुलाई के पेपर में आपके लिए लेके आया था 5 सवाल, 5 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे गए थे इस आदमी की बदौलत। ये आदमी कौन है? ये आदमी जो है ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ठीक है, इन्होंने रोल प्ले किया था किसका? इन्होंने रोल प्ले किया था आपके मिस्टर डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो का। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जिसे क्या नाम दिया गया था? जिसे नाम दिया गया था द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। उसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया था, उनको कुछ लोगों को जेलर बनाया गया था, कुछ लोगों को बनाया गया था उसमें प्रिजनर। कुछ लोग उसमें कैदी बने थे, कुछ लोगों को उसमें जेलर बनाया गया था, और फिर उनको अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग काम करना था। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इनकी असलियत में तस्वीर ये किस प्रकार से दिखते हैं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से दिखते हैं आपके मिस्टर फिलिप जिम्बार्डो। ठीक है, इनका नाम सीधे सीधे दिया हुआ था कल के पेपर में। तो अगर आपको मालूम होता इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में अगर आपको मालूम होता तो आपके सवाल 5 सवाल तो डेफिनेटली श्योर शॉट आपके सही थे, कहीं जाने नहीं वाले थे। ठीक है, तो ऑल थैंक्स टू हिम, इनको बहुत बड़ा थैंक यू कि इन्होंने, जिन लोगों को भी मालूम था इसके बारे में, उनके अप्रोक्सीमेटली 5 से 4 सवाल तो उस वाले सवाल में सही हुए होंगे। राइट, ओके, अब चलते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट से सीधे चलते हैं हम कट ऑफ 2020। यहाँ पे देखिए, ये है आपके 2020 का कट ऑफ जो आपका एग्जाम हुआ था साइकोलॉजी का। उसमें कोड 004 अनरिजर्व्ड मींस यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपका गया था 54.67% आपका गया था नेट के लिए, एंड देन जेआरएफ के लिए आपका गया था 60.67 फॉर जेआरएफ। ठीक है, इतना परसेंटेज स्कोर आपको चाहिए है तो आपका 2020 में नेट एंड जेआरएफ निकल गया होता। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा कम है, 50% है ना, और यहाँ पे 57.33। देन ओबीसी के लिए 49.33 एंड 56.67 और कम होता जा रहा है, ये जनरल के कंपैरिजन में और कम होता जा रहा है। एंड देन एसटीएम को मिलता है 45%, दिस इज 46%। ठीक है, तो इन द रेंज अगर हम बात करें तो 2020 में किन लोगों का निकला है? वो ऐसे लोगों का निकला है जो कौन सी रेंज में लाई कर रहे थे, अराउंड 45 टू 55। 45 टू 55 की रेंज में जिन लोगों का स्कोर था परसेंटेज के टर्म्स में, वो लोगों का नेट इजीली क्लियर हो गया था। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे लोगों का जो यहाँ पे जेआरएफ क्लियर हुआ, वो कौन सी रेंज थी? वो थी आपकी 52 टू 60%। ठीक है, 52 से 60% जो लोग थे उनका यहाँ पे जेआरएफ क्लियर हो गया था। राइट, ओके, अब हम देखते हैं, ये ध्यान रखिए आपको, यहाँ पे 54 है आपका नेट के लिए। ठीक है, 54 मतलब 55 पकड़ के चलते हैं हम मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू 2021। ओके, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है आपके दिसंबर 2020 एंड जून 2021 के सेशन के लिए। यहाँ पे देखिए कोड 004 साइकोलॉजी का अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए आपका गया था 172। ठीक है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए बेसिकली। एंड देन आपके जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अगर आपको एलिजिबल है तो आपको स्कोर करना था 192। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको इतने स्कोर लाने थे, अगर इसके ऊपर आप फॉर्म करते हैं तो आपको जेआरएफ इजीली मिल जाएगा,
एंड इसके ऊपर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए एकदम से ड्रॉप हो गया, 172 से सीधा 156 पे आ गया, देन 150, 138 एंड 136। ठीक है, तो इस रेंज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 20 और 21 का आपका निकल गया होता इजीली। ऑलराइट, ओके, नाउ हम बात करते हैं 2022 में क्या पोजीशन रहने वाली है। तो 2021 में हमको देखने को कितना मिला था, 2021 में हमको देखने को मिला था 172 आपके नेट के लिए, एंड देन आपका यहाँ पे 192 आपका जेआरएफ के लिए। ओके, बात करें 2022 में कंपैरेटिवली, ठीक है, आपका पेपर थोड़ा सा स्लाइटली इजी था, है ना, एज कंपेयर टू 2021। 2021 का जिसमें कट ऑफ आपका कितना गया था, 172 गया था एंड 192 गया था, है ना। इसके कंपैरिजन में, ये इस पेपर के कंपैरिजन में, नेट 2021 के कंपैरिजन में, अब सोचिए 2021 का जो पेपर था, है ना, जो मर्ज साइकिल थी, उसमें क्या था, टफ पेपर था। टफ इन द सेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर था। तो उसमें अगर बच्चे, हम बेसिकली बात करते चलेंगे जनरल कैटेगरी की, एंड देन अपने आप कैटेगरी वाइज इसको आप जमा सकते हैं, जो आपकी कैटेगरी है, वेदर इट ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, कम ही आएगा आप लोग का जनरल के कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पे अगर 172 कोई बच्चा स्कोर कर रहा था नेट के लिए, ठीक है, 2021 में वो टफ पेपर में, एंड देन जेआरएफ में 192, ठीक है, तो अब मान लीजिए 2021 के कंपैरिजन में ये जो पेपर है ये इजी आया है ना। एकदम इजी नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ, अगर इसमें अगर आपको 172 आप स्कोर कर रहे हैं तो इसमें आप अप्रोक्सीमेटली 180 स्कोर करेंगे, है ना, 172 के ऊपर पॉजिटिवली आप स्कोर करेंगे, क्योंकि ये जो पेपर था 172 वाला, जिसमें बच्चे नेट के बच्चे जिसमें 172 स्कोर कर रहे हैं, वो टफ था, है ना। तो ये तो इजी पेपर था, आपसे सीधा सीधा क्या पूछे गए, सिंपल सिंपल आपसे सवाल पूछे गए हैं। आपको पैराग्राफ भी, एक पैराग्राफ तो उन्होंने क्या किया, सिंपली 5 क्वेश्चन आपको दे दिए जिम्बार्डो के ऊपर से, ठीक है। तो जिन लोगों को भी मालूम है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, तो वो तो 5 में से 5 स्कोर कर देंगे उसमें, ठीक है। एंड देन एक आपको था हाइपोथेसिस वाला, जिसमें आपको निकालना था आईवी वगैरह, है ना, तो वो 5 क्वेश्चन मान लीजिए। लेकिन लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर आपको 2 पैराग्राफ दिए थे, दोनों में आपको डिफिकल्ट चीजें थी, 10 था, 10 सवाल करने थे, है ना। तो वहां पे क्या हुई, वहां पे टी टेस्ट, चाहे काय स्क्वायर, ये सब चीजें आपको पूछी गई थी। तो इससे क्या होता है, डिफिकल्टी आपकी बढ़ गई, एंड देन 172। अब मान लीजिए ये 5 सवाल तो लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना, जिनको भी एक्सपेरिमेंट के बारे में मालूम है। हाइपोथेसिस में भी आप 1, 2, 3 सही कर ही सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत यहाँ आपको आएगी इसमें आपको कुछ निकालना होगा यहाँ पे, इस एग्जाम के, सॉरी, इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कुछ निकालने के लिए दिया होगा, है ना, तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन मोस्टली हम मान के चलेंगे कि अगर वो 10 सवाल हैं, पैराग्राफ वाले 10 सवाल हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 10 सवाल में से 5 के ऊपर तो हर कोई सही करेगा, है ना। अब वो डिपेंड करता है 6, 7, 8 जितना भी स्कोर करे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके जो हर बार पैराग्राफ में आपको, हम बाकी सब 90 क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, इतने से ही हमको आइडिया लग जाएगा कि बाकी के जो हमारे सवालात हैं, जो लास्ट ईयर हमारा 10 में से अगर मान लीजिए 4 या से 6 ही करेक्ट हो रहे थे, इस बार वो 5 से बढ़ के 8 तक हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एक पैराग्राफ थोड़ा सा इजी दे दिया गया था, है ना। वैसे ही जो बच्चे हैं रिसर्च वाले पार्ट छोड़ के जाते हैं अधिकतर, ठीक है, उनको रिसर्च बनती नहीं है, मालूम ही नहीं होता, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता, तो रिसर्च पार्ट छोड़ के जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, कट ऑफ नीचे आ जाता है। लेकिन चूंकि इस बार स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट आ गया, तो कई सारे बच्चों ने इस सवाल को सॉल्व किया होगा, उसमें भी 4 से 5 स्कोर किए होंगे। अगर मान लीजिए आपका तुक्का वगैरह अगर लग जाता है सेकंड वाले पैराग्राफ में, तो भी आप इसमें 6 से 8 तक स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करें कट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज, अब ये तो डिपेंड करेगा कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, है ना, क्या स्कोरिंग थी। लेकिन हाँ, पेपर इजी था एज कंपेयर टू, कभी भी एनटीए का जो स्टैंडर्ड है इतना डाउन नहीं हुआ है कि वो सीधे सीधे बच्चों से मीडियन पूछ रहे हैं, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा उन्होंने कुछ फिशी किया है यहाँ पे, कुछ उन्होंने डाउनग्रेड किया है ऐसा लग रहा है इस पेपर को, ताकि दिसंबर में एकदम से वो अप ले जाएंगे इस पेपर को, एंड देन फिर यही हालत होगी आप लोगों की जो कल कुछ बच्चों की हुई है। कल क्या हुआ है, कल कुछ बच्चों ने क्या किया, एकदम हाई लेवल का पढ़ के चले गए ना, बेसिक उन्होंने क्लैरिटी बिल्कुल पे ध्यान नहीं दिया, बेसिक क्लैरिटी पे, एंड देन यहीं पे यूडीसी ने आपके साथ गेम खेल लिया, एंड देन उन्होंने क्या दे दिया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए। ठीक उसी प्रकार का एग्जाम था ये कल, जिस प्रकार से हमको स्टेट एग्जाम देखने को मिलता है,
साइकोलॉजी का, बीड, यूपीएचएससी और यूपीपीजीटी, ठीक है, और भी जो रीट के एग्जाम होते हैं, साइकोलॉजी के जो बेसिक एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उस प्रकार का सवाल था, पेपर था कल का, है ना। नेट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। आपके जो पीवाईक्यूज की बात करें, ये भी आपके रिपीट हुए थे, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सवाल हमको कल देखने को मिले, ठीक है, एंड पॉसिबली आंसर क्या हो सकते हैं उनके, है ना, उनको भी ट्राई करेंगे हम फाइंड करने का। ओके, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कल के वीडियो में हमने क्या देखा था, बायोसाइकोलॉजी के बारे में, है ना। इसके अंदर आपको पूछा गया था कि न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें अलग अलग नाम दिए थे आपको, है ना, सेरोटोनिन दिया हुआ था और भी एक दो नाम दिए हुए थे, ठीक है। ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, अमीनो एसिड है ना, या फिर ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया था। फिर बात करें दूसरी, नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि आपके विजुअल पाथवेज, है ना, किस प्रकार से रोशनी आपके आंखों से अंदर तक जाके ब्रेन तक कैसे पहुंचती है। साथ ही साथ आपको पूछा था ऑडिटरी पाथवेज के बारे में भी, है ना, आप सुनते किस प्रकार से हैं। सिंपली सिंपली ये तो आपके रिपीट हुए हैं ना। अगर आपने ये सवाल गलत किया है तो आप काफी नुकसान में हैं, क्योंकि सभी लोग ये सवाल सही करेंगे जो पीवाईक्यूज करके गए थे, है ना। इसी के साथ साथ और क्या पूछा था आपसे बायो पार्ट में, आई थिंक कि एक और सवाल था जिसमें पूछा था आपसे अल्जाइमर डिजीज, है ना, उसमें कॉग्निशन भी था, मिक्स था, मतलब बायो प्लस आपका कॉग्निटिव, न्यूरो डिजेनरेटिव और न्यूरो डेवलपमेंटल, ऐसा करके कुछ सवाल था, वो भी आपको पूछा गया था बायो के अंदर, ठीक है। तो आपको इस पेपर में बायोलॉजी से काफी सारे सवाल देखने को मिले, ठीक है। देन इसके बाद हमको क्या देखने को मिला, हमको देखने को मिला जेम्स लैंग थ्योरम या थ्योरी, है ना। किस प्रकार से लास्ट टाइम उन्होंने क्या पूछा था, लास्ट टाइम भी उन्होंने पूछा था कि अगर आप मान लीजिए कुछ फिजिकल है ना, वो पहले होगा, देन आप इमोशन को कॉम्प्रिहेंड करेंगे, है ना, फिर ऐसा क्या होता है, इस प्रकार से उन्होंने इस सवाल को घुमाया था, है ना। अगर आपने 2021 वाला हमारा वीडियो देखा होता तो आपको ये सवाल बन जाता इजीली, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने घुमाया था, उसका आंसर भी क्या था, उसका आंसर था आपका जेम्स लैंग। हमेशा ध्यान रखिएगा कैनन बार्ड में क्या होगा, कैनन बार्ड में आपकी दोनों चीजें साइमल्टेनियस होंगी, ठीक है। पहले हम पढ़ते भी क्या है, अगर हम बात करें थ्योरीज किस तरह से इवॉल्व हुई हैं, पहले आया था आपका जेम्स लैंग, देन आपका कौन सा आता है, कैनन बार्ड, ठीक है। कैनन बार्ड आता है तो नंबर अगर हम उनको देंगे तो कौन सा होगा, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 पे होने की वजह से क्या है, दोनों चीजें आपका फिजिकल अराउजल प्लस इमोशन आपको दोनों साथ में होगा, ऐसा कौन बोलता है, आपका कैनन बार्ड थ्योरी बोलती है, राइट। इस तरह से आप इसको निमोनिक बना के या फिर चंकिंग करके आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, चंकिंग से याद आया कि चंकिंग किस चीज में मदद करती है, ठीक है, ये भी एक सवाल था आपका, या आपके एसटीएम की पावर को बढ़ाने के लिए, या आपके एलटीएम की पावर को बढ़ाने के लिए, या फिर आपके मेमोरी इंप्रूवमेंट, ऐसे कुछ 2-3 ऑप्शन थे, ठीक है। तो ये भी सवाल था आपका चंकिंग में से। एक और सवाल आपका मेमोरी से ही याद आता है कि एक था आपका सिमेंटिक एनकोडिंग करके एक सवाल था, मतलब एक ऑप्शन था उसमें सिमेंटिक एनकोडिंग, अगर आप किसी चीज को याद करते हैं, प्रोसेस करते हैं, है ना। और इसमें भी एक और ऑप्शन था आपका एपिसोडिक था, एक था एपिसोडिक, एपिसोडिक वहां पे डिकोडिंग दिया हुआ था, है ना। इस प्रकार से भी एग्जांपल था आपके मेमोरी टॉपिक से, ये भी एक सवाल था, है ना। ओके, नाउ चंकिंग हो गई, एसटीएम हो गया, मेमोरी की एनकोडिंग हो गई, देन अब क्या बचता है। ओके, फिर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री होती है फ्रॉइड की, फ्रॉइड, हल, है ना, ट्रीजमैन, इन सब की थ्योरीज के बारे में पूछा हुआ था। इजी इसलिए कर दिया इन्होंने इस बार क्योंकि इन्होंने आपको ये सब जो पूछा था, ये पूछा था आपको ए बी सी डी, इस प्रकार से आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा था, है ना, आपको जोड़ी मिलानी थी आपको मैच द फॉलोइंग में। तो आपको वहां पे काम करती है सिंपल सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक, है ना। अगर आपने एलिमिनेशन वाली वीडियोस देखी हैं तो वो आपको मदद करेंगी। यहाँ पे कई सारी थ्योरीज के बारे में पूछा गया था। हाँ जी, एक और सवाल था आपका इमोशन अराउजल से, कि अगर आप इमोशनली अराउज होते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, आप मेमोरी लॉस महसूस कर सकते हैं, या फिर डिमेंशिया, सॉरी एमनीशिया और व्हाट, ऐसा करके कोई तो भी सवाल था जिसमें आप मेमोरी लॉस आपको होती है विदाउट एनी फिजिकल डैमेज, है ना, विदाउट फिजिकल डैमेज आपको क्या होता है, आपको शारीरिक रूप से कोई चोट नहीं होती है आपके मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को, है ना। वहां पे हमको आंसर देखने को क्या मिलता है, वहां पे हमको मिलता है फ्लैश बल्ब मेमोरीज का रिग्रेशन, है ना, रिप्रेशन हमको देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है। कि जो हमारी फ्लैश बल्ब मेमोरीज जो है हमारी, है ना, दीप वाली जो मेमोरीज हैं, उसको क्या करते हैं हम दबा देते हैं, क्योंकि ऐसे क्या करते हैं हमारे इमोशंस के अराउजल की वजह से। एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था,
ऑलराइट, कि मेमोरी लॉस हमको क्या होती है, कौन सी टाइप की मेमोरी लॉस होगी, ऐसा कुछ उन्होंने फ्रेम किया था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सवाल आने के बाद। ठीक है, ओके। देन इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपको बोला है वहां पे आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, वहां पे बी दिया था, बीटा दिया था, आर दिया था, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होता है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट। देन आपको पूछा था एक फॉर्मूला की मीडियन निकालना है आपको, वहां पे कुछ 5, 8, 5, 17 ऐसे करके कुछ नंबर्स दिए हुए थे, एंड देन आपको बीच की 2 डिजिट को जोड़ के, है ना, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करके आपको क्या निकालना था, वहां पे आपको वहां पे मीडियन निकालना था, है ना। साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिलता है, हमको भगवत गीता से एक सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, इस प्रकार से एंड स्टार्टिंग अभ्यास से होगा आपका आंसर, एंड देन एंड होगा शांति के साथ। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कुछ ऑप्शन सेट किए थे। इसमें भी आपके एलिमिनेशन की ट्रिक काम करेगी, अगर आपको थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया हो हमारे वीडियोस के थ्रू तो। ठीक है, टाइम काफी सेव हुआ है, कल के एग्जाम में टाइम सेव आपने डेफिनेटली किया होगा। राइट, फिर इसके अंदर आपको एक सवाल देखने मिला है एक्लचरेशन के ऊपर से। ठीक है, कि आप यहाँ से इंडिया में रह के आप जापान चले जाते हैं, तो वहाँ के तौर तरीकों से आप वाकिफ होते हैं, आप उसको एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, इस पर एक सवाल था आपका संस्कृतिकरण के ऊपर से। एंड देन बायोलॉजी में फिर से एक और सवाल आता है कि हमको टी सेल एंड बी सेल, है ना, इनके बारे में पूछा गया है। टी सेल, बी सेल, मैच द फॉलोइंग के अंदर ये किससे रिलेटेड है, कौन से इम्यून सिस्टम से, है ना, रिलेटेड है या नहीं है। उसी में आपका ऑप्शन अल्जाइमर डिजीज भी था एक, एंड देन साथ ही में आपको ऑटिज्म भी दिया हुआ था, है ना, एक इस प्रकार से सवाल आया था एक। देन बात करें आपकी नेक्स्ट, एक सवाल आया था आपका शेरिफ की केव स्टडी के ऊपर से, है ना, किसने, इसमें क्या क्या होता है, ये सवाल था आपको शेरिफ की केव स्टडी के ऊपर से। देन आपको एक मैच द फॉलोइंग दी थी आपको ह्यूरिस्टिक के ऊपर से, फिर मेंटल सेट था वहां पे, इसमें आपको मैच करना था। देन एक था आपका लेट सिलेक्शन वाला मॉडल, लेट सिलेक्शन का मॉडल, एटेन्यूएशन थ्योरी थी आपकी, वो भी आपसे पूछा गया था वहां पे। फिर आपको एक था एनपीसी भी था, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक आपसे पूछा गया था डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के बारे में सवाल, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में क्या क्या होता है, वहां कुछ पॉइंट दिए हुए थे आपको 0.30, 0.50, इस प्रकार से। देन आपको पूछा गया था कि वेशलर का जो टेस्ट है VAIS, इसको प्राइमरी भी क्यों डेवलप किया गया था, ये भी आपसे सवाल किया गया था। देन एक सवाल था इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा सवाल, टफ सवाल था एक आपका थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस के ऊपर, कि आपकी जो आईक्यू है ये बढ़ती है क्रिएटिविटी के साथ, या इस प्रकार से एक सवाल था थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में से। ठीक है, कि आईक्यू की कितनी कैसी रिलेशनशिप है, मॉडेस्ट है, मॉडरेट है, नेगेटिव मॉडरेट है, इस प्रकार से आपको 2-3 ऑप्शन दिए थे, है ना। एक सवाल था आपका कि आपको वहां पे दिए हुए थे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, 3 इंडिपेंडेंट चर दिए हुए थे और 2 डिपेंडेंट चर दिए हुए थे। उसमें आपको बताना था कि ये एनोवा के अंदर आएगा, मेनकोवा के अंदर आएगा, या मेनोवा के अंदर आएगा। ये आपसे सवाल पूछा गया था, तो आपको अगर बेसिक बेसिक भी अगर आपको डेफिनेशन मालूम होती, एनोवा में कितने आईवी और डीवी इस्तेमाल होते हैं, मेनोवा में, मेनकोवा में, तो आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर लेते। देन आपको एक कॉन्सेप्ट था NREM स्लीप में कौन सी वेव देखने को मिलती है हमको, अल्फा, बीटा, है ना, थीटा, डेल्टा, कौन सी वेव देखने को मिलती है, उसकी बात की थी। देन उसके बाद एक सवाल आता है आपका फ्लो से, एक सवाल था जो लास्ट ईयर भी हमने 21 के PYQ में किया था, है ना। फ्लो से एक सवाल था कि फ्लो के अंदर क्या क्या नहीं है, 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना था कि फ्लो में क्या नहीं है। एक सेल था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1 k-1। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना था। फिर एक सवाल आपसे पूछा था कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है ना, उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, लार्जेस्ट पार्ट आपके लिम्बिक सिस्टम का। देन एक था आपके पूछा था कि लैंग्वेज रिलेटिविटी हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या लैंग्वेज और थिंकिंग साथ साथ में चलती है, थिंकिंग की वजह से लैंग्वेज होती है, या फिर लैंग्वेज की वजह से थिंकिंग होती है, इसमें से आपको ऑप्शन देना था, है ना। देन हल की जो ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी है,
है ना, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, उसमें से सवाल था कि हम क्यों ड्राइव रिड्यूस क्यों होती है, उसमें आपको असर्शन रीजन का सवाल था मे बी, आई गेस, है ना। फिर आपका एक सवाल था कंडीशनिंग के ऊपर से कि आपको बेल बजाई गई है, प्रेजेंट की गई है, देन आप उसको कितनी देर बाद देंगे, ट्रेस डिले एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर आपको पूछा गया था सेंसेशन सीकिंग, है ना, संवेदी हम सेंसेशन सीकिंग क्यों करते हैं हम अमंग एडोलेसेंट्स, ठीक है, क्या है हमारा ये नोवल बिहेवियर नोवल सीकिंग के लिए या फिर ये रिस्क टेकिंग के लिए करेंगे, एक इस प्रकार से भी एक सवाल था आपका। फिर एक सवाल था आपका समूह चिंतन के ऊपर, समूह चिंतन के ऊपर एक सवाल था आपका, यानी कि ग्रुप थिंकिंग क्यों होती है, कब होती है, उसमें करेक्ट मार्क करना था। देन एक सवाल था आपका सीएनएस मे बी आई थिंक माइलिन शीथ, है ना, उसको हम ऑलरेडी पीवाईक्यू में कवर किया है हमने, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स एंड श्वान सेल्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया था वहां पे। एंड एक और क्वेश्चन था आपका कि स्ट्रक्चर्डनेस एमएमपीआई, देन उसके बाद आपका टेट, फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, है ना, और एक और था आपका उसके अंदर रॉरशार्च आरआईटी, है ना, इनकी स्ट्रक्चर्डनेस आपको बतानी थी, है ना। और उसके साथ साथ एक फोर्थ फोर्स ऑफ साइकोलॉजी का सवाल भी था, फोर्थ फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कौन सी है, इंडियन है, मल्टीकल्चरल, ह्यूमनिस्टिक, किसने बताया था फोर्थ फोर्स के बारे में, ये भी सवाल था, ठीक है। ऑल राइट, तो कुछ हमको इसी प्रकार के सवाल देखने को मिले, मिक्स सवाल देखने को मिले, मोस्टली इजी ज्यादा थे, कह सकते हैं हम कि 80% इजी सवाल थे एंड 20% कह सकते हैं हम कि टफ टू मॉडरेट सवाल थे आपके साइकोलॉजी के जो 100 सवाल थे उसके अंदर। ये 80 भी ज़्यादा एक्सेजरेट हो गया है, 75% मान सकते हैं हमको। 75% आपका बेसिक नॉलेज था ना, आपको मालूम है चीज़ों के बारे में। अगर आपको डीप नॉलेज भी नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है आपको, लेकिन आपने अगर क्या किया है, थ्योरीज थ्योरम को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है आपके, समझा है, तो आपके लिए ये पेपर इजी था। अगर आपने केवल हेडिंग पढ़ ली है, उसके अंदर डेफिनेशन भी नहीं पढ़ी अगर आपने, तो आपके लिए ये पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन पढ़िए, और हाँ ध्यान रखिए कि पेपर 1 में भी आपने जो स्कोर किया हो वो डिपेंड करेगा आपके कट ऑफ के लिए कि कहाँ तक लेके जाएगा आपका साइकोलॉजी का, है ना। दोनों पेपर में जिस प्रकार से स्कोर किया होगा, अब जिसने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा वो तो इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उसमें दिक्कत हो सकती है। तो पेपर 1 पेपर 2 अगर आपने दोनों अच्छे किए हैं, एक गुड अमाउंट आपने स्पेंड किया है अपने मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, तो आपका कट ऑफ के ऊपर आप डेफिनेटली गिरेंगे, है ना, डेफिनेटली आप उसके ऊपर फॉल करेंगे। एंड देन बस इतना ही है आज के वीडियो में, ये सारे सवाल थे, ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने देखे अभी। एक बार हमको मिल जाती है देन कुछ आंसर की वगैरह, तो हम इसके क्वेश्चंस पे आपको डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूरी तरह से फ्रेम नहीं है, क्योंकि दोनों मीडियम के लिए करना है, इंग्लिश एंड हिंदी के लिए, ठीक है। किसी किसी ने भेजे हैं, किसी किसी ने नहीं भेजे हैं, तो क्वेश्चन भी फ्रेम करना है प्रॉपर। हाँ, एक बात और ये कि पेपर में ऐसा हुआ कि अगर क्वेश्चन में वर्डिंग यहाँ से वहाँ भी अगर चेंज हो गई है ना, तो भी उसके आंसर चेंज हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉपर फ्रेमिंग जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर फ्रेमिंग जरूरी है उन क्वेश्चंस की, नहीं तो आपको मान लीजिए अभी बता देंगे कि ए आंसर है, देन मे भी हो सकता है बाद में जब क्वेश्चन देखें ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था उसके अकॉर्डिंग बी आ सकता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रेट्रो एक्टिव एंड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास क्वेश्चन पूरे रेडी हो जाएंगे, ऑलराइट, सब फॉर्मेट में आ जाएंगे, तो उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। और बाकी आपको कोई डाउट वगैरह लगता है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे, ओके नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, हाँ व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं मैसेज, एंड देन वहाँ पे पूछ सकते हैं, ऑलराइट, ओके। तो कट ऑफ के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, जब भी आपका प्रोविजनल आंसर की आएगी एक बार और उसको प्रेडिक्ट करेंगे। बल्कि कट ऑफ देखिए वगैरह होता कुछ नहीं है, अगर आपने पेपर को अच्छा किया है ना, आपने सॉल्व किया है अच्छे से, आपके सारे सवाल सही हैं, तो आप डेफिनेटली कट ऑफ के अबव जाएंगे, है ना। एंड देन अगर आपने सवाल नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किया आपने पेपर में, है ना, खाली 3 घंटे बैठ के आए वहाँ पे, तो क्या होगा, आप डेफिनेटली कट ऑफ के नीचे आएंगे, है ना। अभी डिपेंड करता है आपने किस कैटेगरी से भरा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा चिंता मत करिए, अपनी पढ़ाई करिए, कट ऑफ जो आना है, अगर आपने अपने सवाल अच्छे से मन से लगाए हैं, बेसिक सवाल थे, इजी सवाल थे, अगर आपने मन से लगाया है तो आप डेफिनेटली कट ऑफ के ऊपर जाएंगे। कट ऑफ की चिंता मत करिए, कट ऑफ वाली बातें बाकी जो लोग हैं यूट्यूब पे उनको करने दीजिए, आप इस चैनल पे आए हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको इंक्रीज करने दीजिए, है ना। कट ऑफ वगैरह की बातें ये सब फालतू बातें हैं, बकवास बातें हैं। इफ़ यू हैव नॉलेज
ठीक है। तो कट ऑफ भी क्या है, कट ऑफ भी नहीं रोक सकता आपको, है ना। ये ऐसा पेपर था जिसमें आप 80-85 सवाल सही कर सकते थे इजीली, है ना, अगर आपको केवल फॉर्मूले पता होते, डेफिनेशन मालूम होती आपको, तो उस बेसिस पे भी। लेकिन दिसंबर के लिए ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, दिसंबर में ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। एनटी वाले स्मार्ट हो जाएंगे, उन्होंने क्या किया, 2021-22 का पीवाईक्यू जब आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, आप इसको इजी ट्रीट करेंगे, है ना। और वहीं पे आपको क्या मिलेगा, बाउंसर मिलेगा आपको उन 3 घंटों में जो आप दिसंबर में बैठने वाले हैं। राइट, तो उसको अवॉइड करें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, 1-2 दिन का गैप लें एंड देन वापस पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। और बाकी कट ऑफ वगैरह की बातें ह्यूमन नेचर है आपको देखना है तो आप बाकी की वीडियोस देखिए यहाँ वहाँ की, और अपना समय बर्बाद करिए, ठीक है। ऑल राइट, गुड लक एवरीवन आपके रिजल्ट के लिए, होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा अच्छा होगा, एंड देन पीरियड।